This is fourth lecture of the chapter dual nature of radiation and matter for class 12. So, in last class we have discussed mainly about stopic potential, which is depend on wavelength of incident ray. वेवलेंथ अगर है तो आप ये भी बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी, ओके, एंड वर्क फंक्शन, एंड डिपेंड ऑन वर्क फंक्शन मतलब उस मेटल का पार्टिकुलर मेटल का ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। तो पार्टिकुलर मेटल तो आपको क्या होता है, फिक्स्ड होता है, तो वर्क फंक्शन भी ऑलमोस्ट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे ना और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ग्राफ से बताना जा रहा हूँ, पहले बोल चुका है मेरी बात को कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, इंसिडेंस रे का फोटोन ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो फोटो करंट ज़्यादा होगा। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सो अब देखो और एक बात है, ये भी पहले भी बता चुका ये बात को मैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने से स्टॉपिक पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी का ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएगा, वेवलेंथ का ऊपर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटॉन से ज्यादा होगा और फोटो करंट ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे एनोड पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्चुअली कैथोड प्रोग्राम में नहीं लिखा है, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज से 0 से लेकर इधर नेगेटिव वोल्टेज है ना। स्टॉप करने के लिए हम लोग एनोड में नेगेटिव वोल्टेज देना है। तो देखो तीनों जो ग्राफ दिया है मैंने, तीनों ग्राफ के लिए स्टॉपिक पोटेंशियल क्या है, सेम है, लेकिन फोटो करंट डिफरेंट है। तो फोटो करंट क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इंटेंसिटी अलग अलग है। तो इसमें इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, I1 का होगा, फोटो करंट में क्या है ज्यादा है, तो वो अलग चैप्टर है। इंटेंसिटी अलग होगा तो फोटो करंट अलग होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इसका रेस्पेक्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। द figure shows variation of photocurrent with anode potential for a photosensitive surface for 3 different radiation. Let IA, IB and IC be the intensities and FA, FB and FC be the frequencies for the waves of ABC. सो ग्राफ दिया हुआ है ए बी, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। एनोड पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट, और मेटल सरफेस सेम है लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हम ध्यान से देखो कि ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा तो वेवलेंथ सेम होगा, वेवलेंथ सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। तो एफ ए एंड एफ बी का फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम मेटल है तो वर्क फंक्शन सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, तो ये पॉइंट तो करेक्ट है। फिर देखो नेक्स्ट दिया है आई ए और आई बी सेम नहीं है, ऑब्वियसली बात है कि इसका इंटेंसिटी कम है, इसका इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, दोनों सेम नहीं होगा, तो ए विल बी द करेक्ट। बाकी देखो ऑप्शन रॉन्ग है। अब ध्यान से बाकी भी एनालिसिस करना क्यों रॉन्ग है। अभी एफ ए और एफ सी का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगा क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी अलग होगा, ठीक है। ये करेक्ट है लेकिन ये भी सेम नहीं होगा ना, तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, फिर बाकी तो नहीं देखना, ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे भी रॉन्ग है, ओके। बाकी होमवर्क दे रहा हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा एंड 1 बाय लैम्डा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप फॉर्मूला में पुट करके देखो कौन सा करेक्ट होगा, इसको सॉल्व करके भेजो, ठीक है। 1 बाय लैम्डा, ये लैम्डा है, ग्राफ दिख रहा है, सॉल्व करके भेजो। Next is wave nature of matter. Here now we'll discuss about matter wave. Matter general wave है, matter wave। कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी बॉडी जब मूव करता है उसके बारे में। सो जैसे लाइट है, लाइट के 2 नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर और एक क्या होता है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर के हिसाब से हमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अब वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये सब फेनोमेनन हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा नेचर यूज करते हैं, वेव नेचर। उसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटोइलेक्ट्रिक मतलब कोई मेटल सरफेस है, हाँ, उसका ऊपर फोटोन गिरा और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ,
तो यहाँ पे कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर। कॉम्पटन इफेक्ट ये मिलेगा कहीं ना कहीं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये सब फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कौन सा नेचर लेना है? राइट का पार्टिकल नेचर। सो ये जो वेव नेचर है मैटर का, उसके लिए सबसे पहले आपका डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया था, डी ब्रोगली वेव हाइपोथेसिस। तो इसके अकॉर्डिंग एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विथ इट। तो हर एक कोई भी मूविंग बॉडी वेव नेचर शो करता है। लेकिन हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा तभी वेवलेंथ मेजरेबल है, सिग्निफिकेंट है। और बड़ा बॉडी के लिए जो वेवलेंथ है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसलिए बड़ा बॉडी का जो मूवमेंट होता है, मैटर का मूवमेंट होता है, कोई आदमी का मूवमेंट होता है, तो वेव नेचर को हम लोग कंसिडर जनरली नहीं करते। लेकिन है वेवलेंथ खाली डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए एग्जाम्पल देकर हम लोग बताते हैं। तो डी ब्रोगली जो फॉर्मूला है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, ये फॉर्मूला पहले भी मिल चुका है, बार बार नहीं बताऊंगा। तो उसके बाद हम लोग मोमेंटम का जगह एम लिख सकते हैं, और मोमेंटम का जगह लिख सकते हैं 2m के 11 में मिला है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का इसमें रिलेशन जो है ना 2m के। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपका शो डेट करके बोर्ड में एक क्वेश्चन आता भी है, यहाँ से लैम्डा जो इतना शो करना है। ठीक है, तो इसको अलग से निकाल लेना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बहुत शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मंकी है, एक मंकी का मास है 100 kg सपोज, और ये जा रहा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग लैम्डा निकालना है। लैम्डा कितना होगा? h/p। h कितना है? 6.6 अप्रोक्सीमेटली मैं ले रहा हूँ, 10⁻⁻34, और मास है 100 इंटू वेलोसिटी कितना है 10, सो इट विल बी ऑलमोस्ट 6.6 इंटू 10⁻37 मीटर। ठीक है, तो इसको अगर मैं आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करूंगा तो 6.6 अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻ क्या होगा? -27 आर्मस्ट्रॉन्ग में है, वो भी -10⁻⁻27 है। तो ये वैल्यू डिटेक्ट नहीं हो सकते, मेजरेबल नहीं है, डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है। तो बराबरी का जो मूवमेंट होता है उसको वेवलेंथ डिटेक्ट नहीं होता है, बस सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि वेव नहीं है। जनरली हम लोग अवर भी होता है, वो क्या है? पार्टिकल नेचर होता है। लेकिन जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻ -28 kg। ओके, -28 kg। ओके, वेलोसिटी कितना होता है? 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, इसको थोड़ा फुल वेरीफाई कर लेते हैं, 1 मिनट। 10⁻28 एक्चुअली ग्राम होता है, केजी में लिखेंगे तो ये 31 होगा। ओके, 10⁻⁻31 kg, ग्राम में लिखोगे तो 10⁻⁻28 ग्राम होगा। ओके, सो देखो इसमें वैल्यू कितना होगा? लैम्डा इज इक्वल टू h का वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू हाउ मच 10⁻6। इलेक्ट्रॉन का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 10⁻6 है, फोर्स मॉडल में सीखा था ना अप्रोक्सीमेटली। तो ये हो जाएगा आपका लगभग लैम्डा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ओके 6.6 9.1 इंटू 10⁻⁻31 प्लस -34 प्लस 31 -6, तो हो जाएगा 6.6 डिवाइड बाई 9.1 10⁻⁻⁻ होगा, ये हो जाएगा 40 -7 ठीक है, -7। तो इसको -9 40 -31 -9, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.3। यहाँ पे एक पॉइंट शिफ्ट किया, हाँ, तो 10 हो जाएगा 10 मीटर। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आपका हो जाएगा 7.3 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये मीटर में है। तो
तो 7.3 कितना हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग, ये वैल्यू तो मेजरेबल है, ठीक है, इट कैन बी मेजर्ड। तो इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मोशन होता है, तब हम लोग वेव मोशन मतलब वेवलेंथ सिग्निफिकेंट है, मेजर कर सकते हैं, तब वेव मोशन को कंसिडर करना होगा। तो पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है, छोटा पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब का जो मूवमेंट होता है, तो हम लोग पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर दोनों को हम लोग कंसिडर करना है। ओके, खाली बड़ा बॉडी होगा तो तुम्हारा क्या होगा, वेवलेंथ सिग्निफिकेंट नहीं है, डिटेक्ट करना भी डिफिकल्ट है, तब सिर्फ हम लोग को माना जाता है कि जो बिग बॉडी का मूवमेंट होता है उसका क्या माना जाता है आपका, सिर्फ पार्टिकल नेचर। लेकिन डी ब्रोगली ने ये बात तो सबसे पहले बताया था, कोई भी मूविंग बॉडी का मोशन क्या है, वेव है, वेव मोशन में मूव करते हैं, थोड़ा होने से भी वेवलेंथ होगा। ओके, सो एक होमवर्क है, एन इलेक्ट्रॉन कॉमा एन अल्फा पार्टिकल and a proton has same kinetic energy, arrange them in order of decreasing wavelength। तो आप लोग पास फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट ओवर 2m k, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सबका क्या है, सेम है, एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी सेम है तीनों का। अभी देखना है कि सबसे मास किसका ज़्यादा होगा, अल्फा पार्टिकल का मास ज़्यादा है, तो मास जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतना क्या होगा, कम होगा। ऐसे भी हम लोग मालूम चल गया कि मास जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतना कम होगा, ऐसे बड़ा मास हो जाएगा तो आपका वेवलेंथ इतना कम होगा कि हम लोग डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा इसमें, ये तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। और हाँ, इसमें आपको फॉर्मूला तो वही है, और काइनेटिक एनर्जी कभी कभी इलेक्ट्रॉन के केस में ना कभी कभी ऐसा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखना होता है, वो देखना है आपको सिचुएशन के हिसाब से। वह दूसरा कॉन्सेप्ट के साथ भी लिंक करके दे सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी सॉरी वेवलेंथ निकालना सकते हैं, गैस जब गैस मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, ठीक है, उसमें भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो इससे तुम्हारा एंट्रेंस के लिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस चाहिए होगा। ऐसा दे सकते हैं कि आपका मोमेंटम 5% बढ़ गया, जो 11th क्लास में 1-2 क्वेश्चन कराया था उसका भी उस टाइप के क्वेश्चन भी 2-3 देख लेना, ठीक है। मोमेंटम इतना % बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी इतना % बढ़ गया, तो वेवलेंथ में कितना % चेंज आएगा, ठीक है, कितना % डिक्रीज होगा, कितना % इंक्रीज होगा। सो वो मैथमेटिकल पार्ट है, कॉन्सेप्ट तो इतना ही है। ओके, सो जो होमवर्क दिया उसको सॉल्व करके भेजूंगा, पहले ही बताया था, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका, इसके बाद और एक वीडियो बनेगा, इसमें एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट है इसमें। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा एटम एंड रेडियस, जिसमें 50% कॉन्सेप्ट वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का साथ ही है, मैच। उसके बाद सेमीकंडक्टर। तो ये सब सेकेंड पार्ट में एटलीस्ट आप लोग ठीक रखो। फर्स्ट पार्ट में तो कोई कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन कोई कोई थोड़ा दिक्कत होने से भी ना, जब क्लास शुरू होगा तो अच्छा समझ में आ जाएगा, तब भी पढ़ के रखो। डॉक्यूमेंट्री पार्ट अगर ठीक है तो उसके बाद आने के बाद ना थोड़ा सा, हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं जब खुद 11 में था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम अक्टूबर तक समझ में नहीं आया था, लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद सडनली मैं कोई मेरे एक दोस्त का साथ IIT गुवाहाटी में उनका मामा रहा था, उनका पास गया, केमिस्ट्री में PhD कर रहा था। वो मुझे थोड़ा सा समझाया, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट्री पूरा था, पूरा हर एक क्वांटम नंबर्स का नाम याद था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट को मालूम नहीं था। जब थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सिखा दिया, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। आप अगर पढ़ते रहोगे, अगर समझ में नहीं आया ना, अब मेरा आपके पास एटलीस्ट कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ इन्फॉर्मेशन है उसका रिगार्डिंग, अगर उसके बाद कोई टीचर पढ़ाता है ना, दिमाग में क्लिक करना 100% है। लेकिन कोशिश ही नहीं करोगे तो नहीं होगा, तब तो नहीं होगा। एटलीस्ट पढ़ते रहो, धीरे 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 रास्ता खुलते जाएगा। ओके, फाइन।